हेलो गाइस, तो ये हमारी आज फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। हम बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चन साइंस के। अभी हमारी बायोलॉजी का सेगमेंट चल रहा है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको याद है अपन ने 75 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, 76 है। तो पहली बात हम करते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर पूछा गया है कि द की डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी वालों के लिए बता दूं कि एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इनमें से क्या उपस्थित होता है, क्या डिफरेंस है जो आपके रफ को और स्मूथ को अलग अलग बता रहा है? तो आपको पता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो इस तरह से दाने दाने की संरचना क्या होती है? राइबोसोम। साइटोसोल की अगर बात करें तो साइटोसोल को हमेशा याद करना, साइटोप्लाज्म जो बनता है ना वो साइटोसोल से बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, पावर हाउस, ये सब हमको पता है। और लास्ट में सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स का काम आपका क्या आता है? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में काम आता है। याद रहेगी बात आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम को प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो लाइसोसोम क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड फॉर सेल मेम्ब्रेन। नहीं, इसका काम कौन कर रहा है? RER और SER। याद आ रहा है आपको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, बिल्कुल 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 यही होता है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। एटीपी की सिंथेसिस कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रेगुलेशन कौन करता है? आपका न्यूक्लियस और सेल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट नहीं है? देखो, ये होता है सेल, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस तो होगा। ठीक है। और इसी के अंदर आपकी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में डीएनए होता है। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा, क्रोमेटिन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ऊपर होता है। पर साइटोप्लाज्म का होता है ये जो बाहर बाहर रहता है ना, कोशिका द्रव्य, वो नहीं होता है आपकी न्यूक्लियस का पार्ट। विच ऑर्गेनल इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? ये तो आंसर आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। द प्रोसेस बाय विच अ सेल इनगल्फ्स लार्ज पार्टिकल और होल सेल्स इज कॉल्ड। तो ये होता है एंडोसाइटोसिस। अपन ने पढ़ा था ना बैक्टीरिया के, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, अमीबा के केस में। याद आ रहा है आपको कि अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस के द्वारा खाने को अंदर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल? तो कौन सी चीज़ें जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है और शेप देती है सेल को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोस्केलेटन। अभी साइटोस्केलेटन क्या है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है, वाइट शेप होती है, ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो एक तरह का स्केलेटन है जो कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और शेप देता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम डाइजेशन का काम करने का काम करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन। जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। याद है अपन को? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? बैक्टीरिया, जिसके अंदर मिलता है। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल से ही तो बना है। और आपको याद है मोनेरा? मोनेरा जो ग्रुप है, मोनेरा जो किंगडम है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो कहाँ मिलेगा आपका क्रोमोसोम? ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलेगा? आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड? तो लिपिड के बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनल होती है आपके? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या कर रही थी? प्रोटीन। गोल्जी बॉडी, PMT। लाइसोसोम डाइजेशन। बार बार रिवीजन हो रहा है, सारी चीजें अपन को इसलिए समझ में आ रही है आसानी से, है ना? विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर टू लीव्स? तो प्लास्टिड 3 तरह के पड़े थे, हरित, वर्ण और श्वेत लवक। ऐसे कुछ पढ़ा था ना अपन ने 3। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूको पढ़ा था। तो क्लोरो का काम क्या था? ग्रीन कलर देना। क्रोमो का पत्तियों के अलावा जो आपके फल होते हैं और फूल, इन पे कलर देना। और ग्लूको स्टोर करना। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्रोमोप्लास्ट होगा? नहीं। ल्यूकोप्लास्ट होगा? नहीं। अमाइलोप्लास्ट भी टाइप है आपके प्लास्टिड का। ठीक है। इसके अंदर आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, सी आंसर हो जाएगा। अमाइलोप्लास्ट आपके ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ? कैसे? कवक। फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक, और कैसे? काइटिन। याद रहेगा? ठीक है। हेमी सेलुलोज के अंदर की अलग बात होती है, अपन बाद में देखेंगे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? बहुत आसान क्वेश्चन। सेल, है ना? सेल ही है ना? ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस? गोल्जी अपैरेटस का काम PMT, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन। तो पैकेजिंग एंड सेक्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, पैकेजिंग वो।
प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ है आपके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। वेस्ट डिस्पोजल के लिए दो चीज, अगर डिस्पोज डाइजेशन हो रहा है तो लाइसोसोम का नाम आएगा, और अगर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है तो इसका नाम आ जाएगा आपका किसका? इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको पादप कोशिका में मिलेगी लेकिन आपको जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी? तो आपको पता है कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल तो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किससे बने हुए? डीएनए और प्रोटीन से। ये बात अपन ने कल भी आई थिंक पढ़ी थी। सुसाइड बैग क्या होती है? आपके लाइसोसोम होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, डिफ्यूजन क्या है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। आपके स्क्वेमस जो आपका एपिथेलियल होता है उसमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन? तो देखो ये इंटरफेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंटरफेज होता क्या है? देखो एक सेल साइकिल होती है, इसमें सेल डिवीजन होने से पहले एक और फेज आती है, मतलब सेल डिवीजन में मेजरली तीन प्रोसेस होती है कोशिका विभाजन में। इसको बोलते हैं अंतर अवस्था, या फिर आप कहें तो इंटरफेज। इसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियस या नाभिक टूटता है, और लास्ट में होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना आप, कि एक सेल है जिसके अंदर सेल साइकिल है, तो यहाँ से आपका एक इंटरफेज स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हुआ। इस पूरे में यहाँ से आते इंटरफेज हुआ, अंतर अवस्था। इसमें आती तीन फेज, G1, S और G2। एस में होता है आपके डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का नंबर डबल होता है। G1 में ऑर्गेनल्स वगैरह होती है वो डबल होती है। ठीक है, सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है। और G2 के अंदर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, और फिर आपका आता है एम फेज। यहाँ पर एम फेज आएगा जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको याद करने की टेक्निक होती है पढ़ मत आज तू। टी से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो इसमें ना कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं एम फेज। अब एम फेज के आने के बाद यहाँ पर जाकर आपका साइटोकाइनेसिस होगा और सेल डिवाइड हो जाएगी। बट एक बीच में और एक होता है जिसको बोलते हैं जी नोट। ये जी नोट ऐसा इंटरफेस का ही टाप मतलब पार्ट है या टाइप है, बट इसके अंदर ना एक्सेप्शनल सेल्स ही जाती हैं जिनको डिवाइड ही नहीं करना होता, तो वो जी नोट में जाकर रहती है। मतलब एक तरह का रेस्ट रूम है ये। जैसे कि आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स मिलते हैं न्यूरॉन सेल्स, वो आपके हार्ट में जो सेल्स मिलती है वो, तो ये सेल्स क्या होती है, ये आराम करती है। ठीक है, तो जिनको डिवीजन नहीं करना होता तो वो कहाँ जाएगी? जी नोट में। तो यहाँ पूछ रहा है इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन या सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेशन अकर? एस फेज में। याद आ जाएगा आपको बात? ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। जब भी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जहाँ नाम दिख जाए आपको याद रखना है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नेचर यही है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना कोशिका झिल्ली, उसका काम ये है। ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली अंतर समझते हो ना आप? कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल और कोशिका झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस? डिटॉक्सिफाई के अंदर आपको आती है एस ई आर, याद है जिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में से कौन सी है? तो आपका प्रोकैरियोटाइप, प्रोकैरियोटिक। तो देखो अब बात सुनना, आपका अमीबा, अमीबा में किसी किसी को डाउट होगा तो मैं बता दूं, अमीबा प्रोटिस्टा का मेंबर है। प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो इस जगत में जो भी आता है वो एक कोशिका के होते हैं, वन सेल पाए जाते हैं। लेकिन सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक। तो आपका अमीबा नहीं होगा। यीस्ट, यीस्ट जो है आपका एक तरह का क्या बोलते हैं डिवाइड होता है, लेकिन ये भी कैसा होता है? यूकैरियोटिक। मशरूम, फंजाई, कवक, कवक कैसी होती है आपकी? यूकैरियोटिक। बचा क्या आपका? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अपन ने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन में, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? मेम्ब्रेन वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका आंसर। ठीक है, कहता है कि जो लिपिड होता है उसका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड नेचर होता है। तो वो थोड़ा सेमी फ्लूइड नेचर बताने के लिए इसको एक थ्योरम दी गई थी या फिर एक थ्योरी दी गई थी जिसको बोला वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। सेल वॉल में आपके दो थ्योरी आती है, एक शेवान एक स्क्लेडन। शेवान और स्क्लेडन बताते हैं कि हर किसी की शुरुआत आपके सेल से हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम? इसके बाद डीएनए राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया याद आ रहा है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी में खुद के पास नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, लाइसोम में नहीं होता। आंसर डी।
राइबोसोम आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल, बहुत ईज़ी है ये तो, सबसे सबके लिए ईज़ी होगा नहीं तो। लिपिड के लिए SER, बहुत बार बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये आपके अगर टूटने वाली बात करेंगे तो गोल्गी बॉडी आ जाएगा, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। प्लांट सेल्स वॉल आर मेड कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल्स किसमें बनी होती है? प्लांट सेल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। अगर मैं एल्गी की बात करूंगा तो एल्गी होती है पेक्टाइन, पेक्टिन, ठीक है। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल इज मेंटेन बाय द सेल न्यूक्लियस या फिर प्लाज्मा, सॉरी, एनवायरनमेंट तो मेंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। बाकी अगर सेल को आपको डायरेक्शन देने का काम होगा, वो करेगा आपका कौन? न्यूक्लियस। तो अगर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब अंतर जो उसके अंदर चीज़ें होगी वो कौन मेंटेन करेगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मान लो अंदर एसिडिक मीडियम बढ़ जाए तो जो मेम्ब्रेन है ना, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। जैसे आपको पता है कि जो एसिडिक होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो अगर मान लो अंदर एसिडिक हो गया तो H+ के आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब H+ आयन के नंबर बढ़ जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी। तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी हुई क्लास। तो आज हमने करीब 76 से 100 क्वेश्चन, जो हमारे 25 क्वेश्चन का टारगेट रहता है वो हमने करा। और जैसा कि पता है कि क्लास का टाइमिंग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कैसे? पहले क्लास 45, दूसरी क्लास 35, तीसरी क्लास केवल 15 या 20 मिनट की हुई थी। और आज भी क्लास में बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि हमारा अब धीरे धीरे रिविजन पे चल रहा है। हमने पहले में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप, मैं कहूँगा पार्ट 1 से ही देखो इस वीडियो को। अगर आप पार्ट 4 पे सीधे आ रहे हो तो आपको चीज़ें थोड़ी ऐसी लगेगी कि कितना फास्ट हो रहा है, बट रियलिटी में हो क्या रहा है वो, जो आपका पार्ट 1 है ना, वहाँ पर हमने पूरा अच्छे से समझाया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, तब आप पार्ट 4 देखना है, ठीक है? तो मिलते हैं नई वीडियो के संग। जय हिंद, जय भारत।